आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम का, इसका एहसास हमें हो गया। हम लगातार आप सबके चैट्स और बातें भी पढ़ रहे हैं। जैसे शब्बीर कादगी साहब कह रहे हैं, गुड इवनिंग न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपके चैनल को हमेशा नंबर 1 रखे। पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं अवेटिंग फॉर गूंज। प्रशांत जी कह रहे हैं वेटिंग फॉर गूंज। पंकज जी, प्रदीप जी सब कह रहे हैं नमस्ते। प्रदीप जी कह रहे हैं रूबिका जी राम राम, अब नंबर 1 शो गूंज का इंतजार है, ये चेत साहब कह रहे हैं। बहरहाल आपके आगे भी हम लोग मैसेजेस इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन किस मसले पर चर्चा कर रहे हैं ये भी तो बताना आपको ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम में जिस रमज़ान के महीने को सबसे पाक बताया गया और कल शब कद्र थी, बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। उसी महीने में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला पश्चिम एशिया जंग का मैदान बना हुआ है, जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने बम बरसाकर की और फिर ईरान ने इस जंग की जद में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, इराक, बहरीन सबको लपेट लिया। ईरान सऊदी अरब सहित 7 मुस्लिम मुल्कों पर हमले कर रहा है और पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड सुकून से ईद का वो त्योहार मना ही नहीं पा रहा। उसकी जगह मौत का साया नजर आ रहा है सबको। ये तो पश्चिम एशिया की बात है, फिर कह रही हूं जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब अपने पड़ोस के 2 देशों का हाल भी देख लीजिए, पड़ोस के एकदम। हाँ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 16 मार्च की रात को एयर स्ट्राइक किया। यह हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर किया गया। हमले में 400 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो बम बरसा रहा है वो भी मुसलमान मुल्क ही है और जो मारा जा रहा है वो भी मुसलमान मुल्क है। अब अपने आसपास अभी इस वक्त देखिए सन्नाटा है एकदम। भारत में ये जो एक गैंग चलती है ना, एक ब्रिगेड जो चलती है, भारत को बदनाम करो ब्रिगेड, इन लोगों का खून गाजा के लिए खौल जाता है। ईरान पर हमले के बाद एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पर एकदम लहूलुहान करने की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अफगानिस्तान में उन लोगों की मौत पर चुप हो गए। ये उम्मा नहीं है। इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद थे, वो उम्मा नहीं है। बेगुनाह जिनका इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो उम्मा नहीं है। सवाल यह है कि मुस्लिम एकता और उम्मा के नाम पर गाजा और ईरान के लिए आंसू बहाने वालों की आंखें आज क्यों सूखी पड़ गई हैं? अफगानिस्तान के मुसलमान उन्हें मुसलमान नहीं लग रहे। जब इसी अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा था तब तो बड़े ठाके लगाए जा रहे थे। अब उन्हीं लोगों के लिए दिल का दर्द खत्म हो गया। असल में ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है। ये सिर्फ काबुल के इस हमले को लेकर नहीं है, ईरान से लेकर गाजा तक आपको हर बार ये दिखाई देगा। जिसे आईना दिखाते हुए ईरान रक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने सभी मुसलमान मुल्कों को खुला पत्र लिख दिया। सेलेक्टिव आउटरीच पर वो सवाल करते हुए क्या लिखते हैं आप भी सुनिए। ईरान पर एक धोखेबाज अमेरिकी ज़ायनिस्ट हमला हुआ और दुर्लभ और केवल राजनीतिक स्थितियों को छोड़कर किसी भी इस्लामिक देश ने ईरानी जनता का साथ नहीं दिया। ईरान बड़े शैतान और छोटे शैतान यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या कुछ इस्लामी सरकारों का रुख पैगंबर के इस कथन के विपरीत नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को यह पुकारते हुए सुने कि ऐ मुसलमानों और वह उसकी मदद के लिए जवाब ना दे तो वो मुसलमान नहीं है? तो फिर ये कैसा इस्लाम है? ये खत लिखा गया है, ठीक है, NSA ईरान की तरफ से। ये पढ़ के मैंने आपको सुना दिया। ईरान खुद बता रहा है कि कोई भी मुसलमान मुल्क उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा हुआ है। नाउ कट टू हिंदुस्तान, आ जाइए। वो डायलॉग है ना, तुम कौन मैं खामखा। कहानी भारत में ये है बिल्कुल। इस वक्त देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत खुलकर ईरान पर हो रहे हमलों पर दुख क्यों नहीं जता रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन ये लिखते हैं कि वो इंतजार में है कि भारत कब लिखित में ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा करे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के महासचिव जयराम रमेश भारत को ब्राजील की दुहाई देते हुए ये पूछते हैं
कि बतौर ब्रिक्स अध्यक्ष इस बार भारत क्यों नहीं ईरान पर हमले के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करवा रहा है। मतलब ईरान पर हमले को लेकर पूरे मुस्लिम जगत में सन्नाटा है, लेकिन भाई लोग कहते हैं कि हमको यहां पर किसी भी कीमत पर आकर सपोर्ट दे देना चाहिए। इतनी बेचैनी इस वक्त दिखाई दे रही है इनमें, आखिर क्यों? वो भी तब जबकि दुनिया के हर इलाके में हालात अभी बदतर हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल हो रहा है। हमले की जद में पड़ोस के सभी अरब मुल्क आ चुके हैं। अफ्रीका में कई छोटे छोटे देश इस वक्त जंग में उलझे हुए हैं और भारत इन सब लड़ाइयों में बैलेंस एकदम दिखाई दे रहा है। कोई पक्ष नहीं तटस्थ, दूसरे पक्ष के साथ रिश्तों को कैसे संभाल कर चलना है, यह भारत से सीखा जाए। भारत ने ना यूक्रेन रूस जंग के दौरान अपने सबसे करीबी मित्र रूस का पक्ष लिया, ना उसने यहां पर ईरान के, इजराइल के, अमेरिका किसी का पक्ष लिया। भारत ने तब भी दोनों देशों को शांति का समाधान पर सलाह देते हुए आगे बढ़ने की सोची। अभी भी हालात आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जंग में हर पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, बातचीत की, इनफैक्ट राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बात की है, चाहे वो ईरान हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, इजराइल हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान, कुवैत, कतर, सबसे जंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने बात की। और पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जंग समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध नहीं, बुद्ध की भूमि से हम आते हैं। विपक्ष को ये सारी बातें समझ में आ ही नहीं रही। उन्हें तो ईरान पर हुए हमले पर भारत सरकार की तरफ से लिखित में निंदा चाहिए। दुनिया भर के मुस्लिम देश जो कर नहीं रहे हैं, वो इनको हिंदुस्तान से चाहिए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल, गाजा ईरान पर आंसू बहाने वालों को अफगानिस्तान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले नहीं है? क्या ये मुस्लिम ब्रदरान नहीं है? क्या गाजा ईरान इसलिए मुद्दा है क्योंकि वहां मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम की लड़ाई है? विदेश नीति पर सवाल उठा रहे कांग्रेस के भी नेताओं से हमारा सवाल है कि किसे साधने की कोशिश हो रही है इन तमाम पोस्ट के जरिए। मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक और रणनीतिक मामलों के जानकार जाहक तनवीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजीज खान साहब आपसे करूं ये सवाल पूछते हुए कि ये उम्मा तो ये अफगानिस्तान उम्मा नहीं है? देखिए रूबिका जी, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, इसकी लड़ाई नहीं है। बात इंसानियत की हो रही है। आपने खुद इस चीज़ को एहसास किया कि किस तरह ईरान पर ज़बरदस्ती युद्ध को थोपा गया, वहाँ के एक सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल इस बात का है। यहाँ पर यह सवाल नहीं है कि अफगानिस्तान पर आप निंदा प्रस्ताव भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है, या भारत उसके बारे में कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, दूसरे मुल्कों पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है उस पर भारत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मकसद ये नहीं है कि हम केवल मुस्लिम जो भी देश हैं उसके बारे में हम बात करें। सवाल मुस्लिम देशों की बात नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो लड़ाई नहीं चाहता था लेकिन उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। सवाल क्या उठता है कि ईरान हमारा दोस्त है, हजारों सालों से दोस्त है, इलाज करवा रहे थे, हजारों सालों से दोस्त। मेरे सवाल का जवाब क्या ईरान के बारे में ईरान जा रहे हैं बिल्कुल बगल में अफगानिस्तान पर ये जो अटैक किया है, वो वहां 500 लोग जो आप बार बार 160 बच्चियों के ऊपर जो अटैक किया गया, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कोई कायर ही होगा जो बच्चियों के स्कूल को इस तरीके से निशाना बनाएगा, और मुझे ये कहने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। वो जिस भी मुल्क ने किया है उसे सरासर हैवानियत कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, एंड आई हैव सेड इट। लेकिन ये जो 500 लोग अपना इलाज करवा रहे थे अफगानिस्तान के अस्पताल में, वो कौन थे? वो इंसान नहीं थे,
क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि यहाँ किस तरह की लड़ाई, वहां पे देखो, मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है, तो हम लोग यहाँ चुप रहते हैं क्योंकि आपस में भाई लोग लड़ रहे हैं। वहां पर हम कह देंगे कि यहूदी बनाम इस्लाम की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ थोड़ा इस्लाम का परचम फैलाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा है क्या अजीज भाई? देखिए मैं यही कह रहा हूं रूबिका जी, हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम यहूदी नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें बोलना चाहिए, जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी तो अपने मामले में भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। एक तरफ जब अमेरिका कहता कि केवल 30 दिन के लिए मोहलत दे रहे हैं आपको, आप रसा से तेल खरीद लो, साहब कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं आता। किस किस तरीके से काउंटर ऑपरेशन सिंदूर पे किया, एक शब्द नहीं बोले। जब ये अपने मामले में नहीं बोलते हैं तो मुझे लग रहा है ईरान के मामले में क्या बोलेंगे। सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान पे जो जंग हो रही है, अफगानिस्तान पे जो निर्मम हत्या की गई, जिस तरह वहां पर अटैक किया गया, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी जंग हो, कहीं पर निर्दोष मारे जाएं, कहीं पर जो एक आम पब्लिक मारी जाए, बिल्कुल गलत है। हर जगह की कड़ी निंदा करनी चाहिए। लेकिन हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो विश्वगुरु हैं, इनकी जिम्मेदारी है कम से कम अपने जो मित्र यार हैं उनके बारे में दो शब्द बोले। तो जहां से हमारा दो शब्द क्या आपको फोन करके बोलेंगे? दो शब्द जिनको बोलने थे बोल दिया फोन करके। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में बैठे मियां अजीज खान को फोन लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो शब्द कहना चाहते हैं। आपको क्यों कहेंगे? जिनको कहना उनको कह दिया है। तौहीन साहब जवाब दीजिए सबके। अरे जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करनी थी उन्होंने कर दी, अब विपक्ष को फोन लगाकर कहेंगे कि भैया मैंने ये बात कर ली है, मैं पत्र जारी कर देता हूं। आपको थोड़ी उनको साधना है, जिनको साधना है साध चुके हैं वो। तौहीन जी जवाब दीजिए। क्यों विपक्ष इस देश नमस्ते रूबिका जी, राजनीतिक दल नहीं है? देखिए इस विपक्ष को जानकारी नहीं चाहिए क्या? अब मेरी बारी है, शांत हो जाइए अजीज भाई, शांत हो जाइए। देखिए इस विपक्ष की सोच जहां पर समाप्त होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तो बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष की सोच में और हमारी सोच में। दो बातें इनको समझ में नहीं आ रही है कि सबसे पहले तो नॉन अलाइनमेंट के युग से मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया फर्स्ट मल्टी अलाइनमेंट तक भारत ने एक लंबी दूरी तय कर ली है। नॉन अलाइनमेंट अर्थात असंरेखन और मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखन। तो हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम ईरान के भी मित्र हैं। हमने जब ईरान ने दूसरे दिन सभी गल्फ देशों पर बमबारी की थी, हमने उसकी निंदा भी की थी। और जब खेमेनी की मृत्यु हुई तो जो हमें उपयुक्त लगा उस तरीके से हमने उनके एम्बेसी में जाकर अपने कंडोलेंस मैसेज को वहां पर अंकित भी किया। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो ये नहीं तय करने वाले हैं कि किस तरह से कंडोलेंस जो है पार्लियामेंट में। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तौहीन सिन्हा अपनी पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सबके सब आप लोग क्या करें, हाथ में ले बंदूकें और चले जाए ईरान के बॉर्डर पर। आप समझ नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन को समझिए प्रभु। डोंट फेल दैट, एक्सपेक्टेशन समझिए। वो चाहते हैं कि आप लोग सब बकायदा माशाल्लाह से झाबा पहने, हाथ में ले बढ़िया वाली एक AK-47 या लाइट मशीन गन जो भी होती है और पहुंच जाए और कहिए हम ईरान के साथ है। कहां तुम इजराइल, कहां तुम अमेरिका? ये चाहता है जी। उससे सरल सुझाव मैं विपक्ष को दे देता हूं कि AICC हेडक्वार्टर में पंडित नेहरू के ही जहां पंडित नेहरू की तस्वीर है वहीं खेमेनी की तस्वीर लगा दें। उनको यह अपेक्षा रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से। तो जो वो करना चाहते हैं करें। लेकिन दूसरी बड़ी बात देखिए, बार बार जो ये कहते हैं कि हमने ये क्यों नहीं कमेंट किया, वो क्यों नहीं कमेंट किया, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक संवेदनशील सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में किसी भी स्थिति को अत्यंत अति शब्दबद्ध करना, ओवर वर्बलाइज करना विवेक नहीं, वो मूर्खता है। अरे इनका काम नहीं है, इनके पास काम नहीं है। ये को रनिंग कमेंट्री देते रहे दिन रात। ये रनिंग कमेंट्री दे, हमें रनिंग कमेंट्री देने की आवश्यकता नहीं है। समझदार को पता, अगर उसके बाद भी इनको नहीं पता चल रहा है तो शशि थरूर के पास जाए, शशि थरूर के पास जाए, पूछे, शशि थरूर इनको उत्तर देंगे। लेकिन समझदार को पता है भारत किस साइड खड़ा है। शशि थरूर को तो खुद आप लोग लेकर आ रहे हैं, नहीं जाएंगे वो अभी शशि थरूर के पास। अजीज भाई, किसी भी समझदार व्यक्ति को, किसी भी समझ देखिए रूबिका जी, मेरा टर्म है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। अभी ये कह रहे हैं साहब विपक्ष से क्या लेना देना। विपक्ष एक जिम्मेदार है, इस देश का नागरिक भी है, इस देश की पार्टी भी है। मेरी बात समझिए आप।
और आईना दिखाने का काम भी करती है, जिम्मेदार हो गई। अब आप इस बात को समझिए कि इतनी बड़ी संकट से देश गुजर रहा है, तमाम हालात विकट है, क्या इन्होंने विपक्ष की कोई मीटिंग बुलाई? क्या उस पर राय मशवरा किया? क्या यहां के जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो यहां के रक्षा विशेषज्ञ हैं, कोई मीटिंग किया कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ईरान के मसले में या दूसरे देशों के मसले में? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि ये करना ही नहीं चाहते। ये साहब स्वयंभू विश्वगुरु खुद ही बने बैठे और मसले का हल निकाल नहीं रहे। फॉरेन पॉलिसी इनकी है नहीं। क्या फॉरेन पॉलिसी है? ये फॉरेन पॉलिसी मसले है का हल क्या? कि देश में अच्छा, आज क्या हल? हाहाकार हम मचा यहाँ है, बैठकर मसले का क्या हल निकालें, मुझे ये बताओ। नहीं, आप ये बताओ मसले मैं का बताता हूँ हल- फॉरेन नहीं, पॉलिसी क्या होती है। नहीं, एक सेकंड, आप दोनों मैं बता रुकिए। रहा हूँ। नहीं, 20 जाग सेकंड तनवीर दीजिए, क्या मैं समझ पा रहे हैं? बता आप तो ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये क्या चाह रही हैं विपक्ष? जी कौन से रूबिका जी, मसले का हल चाह रही हैं? सॉरी टू से कि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत सारे लोगों को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बड़ा शौक है। देखिए, खुद अरबों को ये नहीं है। अरबों से जब पूछा गया कि भाई तुम्हारा दुश्मन इजराइल है कि ईरान है, तो कहते हैं ईरान है। वो आपस में ही लड़ रहे हैं। हम हमारी फॉरेन पॉलिसी दूसरों के लिए क्यों खराब करें? हम हमारे मुल्क का देखेंगे। मैंने कई अरबों से बात की, मैंने कहा एक दिन तुम कहते हो यहूदी हमारा दुश्मन है, दूसरे दिन कहते हो हम एक बाप की संतान है। तो जब हर मुल्क, हर कंट्री अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें? अगर हमारा बेनिफिट ईरान से दोस्ती करने में है तो ठीक है, अगर इजराइल से दोस्ती करने में है तो ठीक है। तो जहां मुल्क का फायदा है, कंट्री का फायदा है, भारत का फायदा है, तो पर सारे जाग- देशवासियों को नहीं, चाहिए नहीं, कि हम जाग उनके साथ साहब, रहें। यहाँ मैं इसलिए रोकूं क्यों? फिर उम्मा कहाँ गई? हाँ, उम्मा कहाँ गई? कहाँ गई उम्मा? सोमालिया में होता है, उम्मा खामोश है। अफगानिस्तान में होता है, उम्मा खामोश है। यमन में होता है, उम्मा खामोश है। सीरिया में होता है, उम्मा खामोश है। ईरान में होता है तो उम्मा जाग जाती है। गाजा में होता है तो उम्मा जाग जाती है। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ना, ये उम्मा का जो है हमारे पास, इसको गौर करने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे जो हमारे दूसरे व्यूअर्स जो उर्दू से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, उनको बता दूं, उम्मा कोई अम्मी अम्मी नहीं है। उम्मा इज़ हम, मतलब जो कौम है, मुसलमान कौम, उसे उम्मा कहते हैं। यहाँ तहसीन भाई हैं, तहसीन भाई भी उम्मा के एक वो हैं। भाई, अफगानिस्तान पर तो ये उम्मा वाला दर्द आपका जागा नहीं? जी, थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक्चुअली मैं सरप्राइज्ड हूँ मैं ये शो में क्यों, क्योंकि मैं आपकी साइड पे हूँ। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कई बार कहा है, आज मेरी बाइट भी है, मैंने कहा है कि कुछ उम्मा होता नहीं है। इजराइल और अगर आप देखिए कि रमज़ान के पाक महीने में ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है, एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क ने ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दिया। यहाँ पे आरजू जी है, पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, जिस मुल्क से मैं सख्त नफरत करता हूँ, ये मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया? इसने कहा इस्लामिक परमाणु बॉम्ब बना रहे हम, ये इस्लामिक बॉम्ब होगा। ये सच है रूबिका जी, मेरी बात सुनिए। और सबसे ज्यादा इनको भीख किसने दिया? दो मुल्कों ने दी, सऊदी अरेबिया और लीबिया, गद्दाफी साहब ने। जब गद्दाफी साहब को मुसलमानों ने सड़क पे मारा, गद्दाफी साहब पे अटैक हुआ, ये पाकिस्तान जो है ये बीच में नहीं आया। और जब ईरान के एक जनरल ने कहा कि अगर इजराइल दोबारा से, अगस्त के बाद दोबारा से हम पे हमला करेगा तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहे, भाई पाकिस्तान अपना देखेगा, कोई ईरान की मदद नहीं करेगा। आज ये जो पाकिस्तान रोना रोता है ईरान के लिए, फेक रोना, ये रमजान के पाक महीने में अफगानिस्तान में एक अस्पताल को बम करता है। कोई मुसलमान उम्मा नहीं है। अजरबैजान जो एक शिया मुल्क है, वो हथियार खरीदता है इजराइल से। ये सच्चाई है। तो उम्मा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल भारत का है, भारत मैं मानता हूं अपना उसको स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जो अजीज भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां तक ईरान का सवाल है, क्यों भारत को ज्यादा प्रोएक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था? क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अगर ईरान के स्काईज हमारे लिए बंद हो गए, हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? ईरान बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अब जो 2 टैंकर आए वगैरह चीज है, वो कब आए? जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की, तब भी 2 टैंकर गैस के और 1 टैंकर ऑयल के आ रहे। ये जो बात थी, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर थी। हर चीज पे 2 टैंकर के प्रधानमंत्री को और एक मुल्क के राष्ट्रपति को बात करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर अजीज साहब सही है कि फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको रीसेट करेंगे ये उम्मीद है। लेकिन जहां तक सवाल है उम्मा का, पाकिस्तान का, इस्लामिक यूनिटा, ये कुछ नहीं होता। और पाकिस्तान ने मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनाया न्यूक्लियर वेपन बनाते। इन्होंने भीख लिया है, गद्दाफी साहब से भीख लिया। आपने क्या किया? पाकिस्तान पर अटैक करके कांग्रेस की बात को एकदम ही दरकिनार कर दिया। नहीं, कांग्रेस कह रहा है कि पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, पर ये जो बिल्कुल कह रहा है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये जो कह रहे हैं
कि हमें रिटर्न में लिख कर देना चाहिए कि हम फला के साथ हैं और हमें फला पर हमारा दिल बड़ा ऐसे दुख कोई रहा बड़े है। नेता नहीं लिखा है, कोई बड़े नेता नहीं अरे लिखा है। कोई बड़े नेता मतलब आप किसी थोड़ी ने डिसाइड लिखा। करेंगे बड़े रिटर्न में नेता। कोई पवन नहीं, खेड़ा बड़े कोई नेता ऐसा नहीं है। पवन ने ये कहा, एक सेकंड रमेश पवन ने ये कहा है, नहीं पवन ने रमेश जी ये बड़े कहा है, नेता नहीं है। नहीं एक सेकंड, कौन रमेश जी बड़े नेता नहीं है। पवन ने ये कहा है, एक पवन ने सेकंड, ये कहा, रमेश जी बड़े नेता पवन- हैं कि नहीं है? आप जयराम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जयराम रमेश। जयराम की को मैंने पता नहीं, पवन ने ये कहा है और पवन ने सही कहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, वर्तमान सरकार सही करी, उसको कंडेम करते। लेकिन जहां तक सवाल था ईरान का, यहां पर हम थोड़ा सा अनफेयर हो रहे। जब आयतुल्लाह साहब की शहादत हुई, मुझे लगता है वो सिर्फ एम्बेसी में विक्रम मिस्री को नहीं, भारत सरकार को कंडेमनेशन करना चाहिए। ये मेरा मानना है। लेट मी जस्ट रीड इट टू यू। उन्होंने कहा है हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिटर्न में इस बात को कंडेम करते हैं और ईरान का साथ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप कि नहीं उन्होंने ये कहा है? आप यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है उसको आप थोड़ी बताएंगे, वो तो कवि ने बता दिया है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ईरान का जहां तक सवाल है आयतुल्लाह साहब की शहादत पे, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये 100% मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको कंडेम करना चाहिए, नॉट विक्रम मिस्री, द फॉरेन मिनिस्ट्री ने। नो सर, यू विल नॉट डिसाइड ना। अच्छा, और वो तमाम लोग जो आयतुल्लाह साहब के, खामनेई साहब के विरोध में थे, सड़कों पर उतर रहे थे और जो कह रहे थे हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत नाइंसाफी हुई है, फिर उनका पक्ष लें कि नहीं लें? बिल्कुल, मैं मानता तो बिल्कुल हूं। कैसे होगा? एक सेकेंड, वो अलग विषय है। कैसे अलग विषय है? मैं फिर से समझाता हूं आपको। एक मुल्क के एक हेड को, सुप्रीम लीडर को, मुल्क का हेड, हाँ सुप्रीम लीडर है। नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप, यही मैं कह रहा हूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चले गए तो आज जो वकालत आप कर रहे हो तहसीन पूनावाला, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, प्लीज खुदा के बाद उनके नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए तो फिर तो बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हो जाएंगे। 10 सेकंड दीजिए रुबिका जी, 10 सेकंड। ईरान के संवैधानिक आइन के जो हेड है, सुप्रीम लीडर है, वो ऑफिशियली आयतुल्लाह साहब है, जो पहले थे और अब उनके बेटे मुज्तबा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन एक युद्ध के दौरान हुआ। भारत जो एक दोस्त है, मैं ये चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री उसको कंडेम करें। होल्ड ऑन आरजू, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ज़ाहक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रुकिए, हमें एक लेटर जारी कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था? देखिए, खामेनी जी जो गुजर चुके हैं, उनका एक ट्वीट रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, कश्मीर को लेके, मगर किसी पार्टी ने उसको कंडेम नहीं किया, ना किसी पार्टी ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। जब आज वो गुजर चुके हैं तो कह रहे हैं कि भाई उनकी शहादत पर, कोट एंड कोट शहादत पर जो है इंडिया को भी गम मनाना चाहिए, लिख कर देना चाहिए। इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है, इंडिया नया इंडिया है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करता है हर कंट्री के साथ। अगर इजराइल के साथ उसका बेनिफिट है, और इजराइल वो कंट्री है जिसने इंडिया को हर टाइम डिफेंस में हेल्प की है, तो अगर इंडिया के डिफेंस में, सुरक्षा में इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन करने में इंडिया को फायदा है, इंडिया विल गो विद इजराइल। अगर ईरान के साथ एलपीजी और गैस, आप अपने घर का देखेंगे ना, आप अपने घर का देखेंगे। तहसीन पूनावाला, मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन वही ट्वीट, मैं जैक से बिल्कुल एग्री करता हूं, इनफैक्ट आई लाइक जैक अ लॉट। वही ट्वीट के बाद यही सुप्रीम लीडर थे, जब लास्ट ईयर, जब जुलाई अगस्त में ईरान पे अटैक हुआ, इंडिया के लिए एक्सेप्शंस बनाते इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। वो सुप्रीम लीडर के साथ इंटरवेंशन हुआ था, उनका इंटरवेंशन हुआ था, ये वो भी जानते। तो देखिए, हर पहलू के कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते। ये उस ट्वीट के बाद हमने रीच आउट किया था, उस ट्वीट के बाद इंडियंस के लिए एक एक्सेप्शन किया गया था। ओके, तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इट्स कॉम्प्लेक्स, तभी तो कह रहे हैं कि लिखित में क्यों देना है, सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलना है ना, क्योंकि आप चाह रहे हैं आपकी अना को किसी तरह से सेटिस्फाई कर दिया जाए, विपक्ष की अना को, यानी ईगो को, इसीलिए जो वो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए। तो इन साहब, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए तहसीन हालांकि मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्स होता है, वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को अभी भी नहीं समझ रहे, वही सवाल पूछ रहे जो कांग्रेस पूछ रही। मैं आपको बता रहा हूं बारीकियां, कितनी अधिक बारीकियां थी यहां पे। हमने एक ब्यूरोक्रेटिक कंडोलेंस पे किया, लेकिन हम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेना चाहते थे, और हमारा कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है। इसीलिए जो है, अगर आप प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं हुआ वो ट्वीट। दूसरी बात, जब ये डिमांड कर रहे थे कि कंडोलेंस होना चाहिए, अरे उसी समय तो कोची में हम शरण दे रहे थे ना उस जहाज को, उस टैंकर को, ईरान का, जिसको यूएस से खतरा था। तो हमने हमेशा दोनों से एंगेज किया है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए एक रनिंग कमेंट्री, वो हम नहीं दे सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि उससे देश को फायदा नहीं, हानि होती।
सुना आपने तहसीन, और कितनी अफवाह उसका जवाब फैलाने दे देता हूँ। में जिस तरीके का मैं उसका जवाब योगदान दे आता देता हूँ। है आप लोगों की तरफ से। कभी कहते हैं गैस सिलेंडर नहीं है, कभी मैं आप उसका कहते जवाब हैं दे कि देता वो जो आ रहे हैं वो जहाज, वो उसमें पेट्रोल और डीजल और जो भी गैस और ऑयल जो भी है वो तो अमेरिका जा रहा है। ये अफवाह नहीं तो क्या है? क्यों इस तरीके के हालात पैदा करना? देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूँ, जो 2 जहाज प्लस थर्ड जहाज आ रहा है, ये 2 जहाज में एलपीजी और ये थर्ड जहाज में क्रूज, ये करीबन 3 या 3.5 दिन का भारत का रिक्वायरमेंट है। और मैं ऑनेस्टली प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को रीच आउट किया। लेकिन जो हम नहीं बता रहे, सुनिए रूबिका जी, दर्शकों को सुनने दीजिए। 180 जो सेलर्स थे, एक स्पेशल चार्टर एयरक्राफ्ट में एक डील के तहत उनको वापस दिया गया। जो हमने टैंकर सीज किए थे ईरान के, उनको रिलीज किया गया था। क्यों टैंकर सीज किया ईरान का हमने? क्या जरूरत थी टैंकर सीज करने की? हमारी सॉवरेन पॉलिसी है ना। ये तो गलत था, ये आप भी मानोगी। उसको रिलीज करना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की वजह से आएगी गैस, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्टिलाइजर्स का नेक्स्ट प्लान क्या है? एक टाइम खरीफ आप कहते सीजन आ रहा हैं है, इट्स अ वेरी हम कह रहे कॉम्प्लेक्स तो हम थिंग कहते टू हैं डू। इसके खिलाफ एक बात है। मैं हाँ, तोहिन प्लीज 20 सेकंड और उसके बाद मुझे आरजू का रुख करना है। इसका जवाब दीजिए, फर्टिलाइजर्स देखिए का प्लान क्या है आपका? देखिए सबसे आसान मापदंड, ये लोग जो बार बार कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, सबसे मैं आसान मापदंड आपको बता रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, सक्सेसफुल हुई है, ये तय करने के लिए पिछले 12 दिनों में 2.25 लाख इंडियंस को जो है हमने वापस लेके यहां हम ला पाए हैं। आप एक देश बताइए जो कि ये काम कर पाए, बल्कि यूएस ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है करे। तो ये दिखाता है कि गल्फ के सभी देशों इसका के साथ जवाब मैं किस दे तरह देता से हूं। हमने मल्टी अलाइनमेंट रखा है, जो आप नहीं रख पाते थे। सॉरी, आप भारत की सेना और एयरफोर्स और बाकी सरकारों को इंसल्ट कर रहे। इराक में किसने लाया? सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड था भारतीयों को रेस्क्यू करते। सिर्फ भारतीयों को नहीं, नेपालियों को हमने नेपाल के अरे लोगों को आज की rescue स्थिति किया। की बात एक सुनिए, कीजिए, सुनिए ना, पिछले please, 13 please। दिनों नहीं, में तुहिन, पिछले आपने 13 कहा दिनों पहले नहीं में हुआ क्या है। यूएस तुहिन, ला पाई तुहिन, सुनिए है? ना, तुहिन, क्या आपने कोई कहा ये और पहले बड़ा नहीं हुआ। देश ला पाया है? तुहिन, very unfair, हम ही ला तुहिन, very पाए ना। unfair। तुहिन, ये आप दूसरी नहीं हो, बात, very unfair। स्ट्रेट ऑफ तुहिन, हॉर्मुज ये में very unfair है। स्ट्रेट ऑफ तुहिन, very हॉर्मुज unfair, से गुजरने के लिए आज रूबिका जी, केवल दर्शकों को 4 सुनने देशों को दीजिए। इजाजत है। Okay. रूबिका जी, रूबिका All जी, right, very you unfair। made your point, Tuhin. 10 सेकंड, You I'm made not your made my point. point. 10 नहीं, सेकंड, तहसीन 10 सेकंड। नहीं, 10 Gulf सेकंड War लीजिए, 1 में, 1 10 सेकंड, सेकंड, calm 10 down, सेकंड, प्रभु, 10 calm down, 10 bro, सेकंड, bro, 10 सेकंड, 10 bro, सेकंड, calm 10 down. सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 हाँ, सेकंड हाँ, से ज्यादा 10 नहीं। सेकंड ही गल्फ लीजिए, वॉर मैं क्या- 1 में, गल्फ वॉर 1 में सद्दाम हुसैन ने भारत के लिए एक्सेप्शन किया था। हमने सिर्फ भारतीयों को नहीं, भारतीयों को, नेपाल के लोगों को, श्रीलंका के और कुछ पाकिस्तानियों को रिलीज किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो तब वो भाजपा की सरकार थी। तहसीन, ऐसे मत कीजिए तुहिन, वो Come, भारत के come लोग थे, to, भारत come के to Air Force today's थे। world ना, आज की बात नहीं, करें। देखो, एक तो दूसरा आपने तहसीन पहले क्या उन्होंने बता कहा रहे ना, हैं? पहले यूएस नहीं ये किया। काम कर पाया क्या? जो काम भारत ने किया वो काम यूएस नहीं कर पाया यूएस है। नहीं कर पाया था गल्फ वॉर 1 में, तब भी भारत ने किया। तो तब आपको भारत नहीं, पे गल्फ आपको वॉर पकड़ा 1 नहीं की है। अरे तब सिचुएशन आप और अलग मैं थी। डिबेट नहीं कर रहे थे ना, तब मैं ताली बजा ली थी। भारत के तो उन्होंने कहा ना, तो पहले नहीं हुआ है। क्यों कहा? गलत क्यों कह जो रहे भाजपा आज वाले? की तारीख की बात कीजिए आप। आज की तारीख में भी भारत को साधुवाद है, तब भी भारत को साधुवाद का। भारत को 1 2 3 एग्रीमेंट मिला। ये पाकिस्तान भीख मांग रहा था, हमें एक भी तो न्यूक्लियर मैं जैसे ही पावर चाहिए। आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ, आप फौरन साधुवाद भी दे देते हैं, प्रधानमंत्री हाँ, की मैं दे तारीफ रहा हूँ। भी कर भारत देते ने- हैं। भारत को Let's 1 2 stick 3 to the agreement point, मिला है, sir. NSG का अब मेरे signatory साथ होने के मेरे साथ पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी भी है। आरजू, ये क्या रमजान का महीना किसी को याद नहीं आ रहा है? उम्मा का ख्याल किसी को याद नहीं आ रहा है? ये दे बम पे बम फोड़े जा रहे हैं, अस्पतालों पर अटैक किया जा रहा है, क्यों? अब कहाँ गई वो सारी इंसानियत? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रुबिका, अगर कोई काम आम दिनों में गलत है तो वो रमज़ान में भी गलत है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ना करें और बाद में अटैक कर दें। मेरा नहीं, ख्याल है पर उस वक्त ये भी नहीं होना लेकिन चाहिए। आरजू भाई, लेकिन जिस मुल्क की मैं बात कर रही हूँ वो तो दुआई देता है ना इस बात की कि सबसे बड़ा इस्लाम का बिल्कुल। परचम तो हमें ही लहरा रहे हैं और कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन इस वक्त जो क्लेम किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी, वो इसी तरह है जैसे ईरान और इजराइल एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमने ये नुकसान कर दिया और हमने यहाँ डैमेज कर दिया। तो अभी ठीक तरीके से रिपोर्ट आई नहीं है कि कितना डैमेज हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को ये अटैक नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान को इस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर जाकर अटैक जो किए जा रहे हैं वो नहीं करना चाहिए था। उससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा और कुछ नहीं। आपने लड़ना है, ज़रा अपने से बड़े कंट्री के साथ लड़के दिखाएं तब माने। जैसे लोग कहते हैं कि ईरान पर अटैक करने के बजाय अमेरिका ज़रा उससे रशिया से या चाइना से लड़के दिखा दे। तो इसी तरीके से एक कंट्री जिसके साथ हमने कहा कि जी हमारी बड़ी दोस्ती है, हमने तो इनकी हुकूमत बनाई है, क्या कुछ बातें की,
और अब जाकर हम उनके ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो पलट के जवाब नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पॉलिसी गलत हो गई है, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी। और इस वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को एक और बड़ी मुश्किल में फंसा लिया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि नहीं, इससे पर पहले एक भी चीज हम बताइए आरजू मुझे, ये जो टाइमिंग है ना, इस पर बहुत लोगों को शक और शुबा हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हम सारे जितने भी मुसलमान ब्रदरान हैं, हम सबको एक रहना चाहिए। कभी सऊदी अरब के पास जाना, कभी कतर, कभी ईरान, कभी इराक। और अब जब हमला हुआ तो आप भी जानती हैं आरजू, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो हुकूमत से खुश नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ईरान का। वो तो मतलब इतना खड़ा रहा पाकिस्तान, मैं ईरान के, मैं क्या सऊदी अरब के साथ खड़ा हूँ, मैं ओमान के साथ खड़ा हूँ, मैं बहरीन के साथ खड़ा हूँ। मतलब खड़ा खड़ा पाकिस्तान थक गया, लेकिन ईरान का नाम नहीं ले पाया। और शायद उसी पॉइंट से ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। देखिए, ईरान का नाम लिया है पाकिस्तान ने, लेकिन बहुत देर में लिया है। जब बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर मचाया, बात की, तब इनको ईरान का नाम लेना पड़ गया, वरना इन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया था। लेकिन पाकिस्तान तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में एक कमज़ोर मुल्क है। ये तो हर वक्त कर्ज़ों पे चलते रहते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF से, कभी सऊदी अरब से। लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो ईरान का साथ नहीं दिया। उन्होंने ईरान का साथ जिस तरीके से अमेरिका का साथ दिया, उनकी बेसिस जो ईरान अटैक कर रहा है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जो मुस्लिम उम्मा का हम नाम लेते हैं, OIC की कंट्रीज हैं, इनमें आपस में यूनिटी तो कभी भी नहीं रही। ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो सबकी सब अमेरिका की गुलाम बनी हुई हैं। एक ईरान ही है जिसने थोड़ा सा कह लीजिए कि एक तरह से अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई है। पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है ना, अमेरिका के लिए कितना बोल दिया उसने। मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान भी एक कमजोर मुल्क साबित हुआ। पाकिस्तान ने भी गल्फ कंट्रीज की तरह उस तरह से ईरान का साथ नहीं दिया। बहुत देर में जाकर यहाँ के लीडर्स ने बात की, वरना इन्हें बहुत पहले आवाज उठा लेनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करें, इस वक्त ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। और ट्रंप खुश होता है तो आपको पता है वो 6 से 11 तैयारे गिरा देता है भारत के, तो उसी से हम लोग खुश हो जाते हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त इनको अमेरिका को भी देखना है और इन्हें ईरान को भी देखना है, इसलिए कि दोनों से झगड़ा मोल नहीं ले सकते। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी कुछ नहीं कर रही। लेकिन वो जो आपके आतंकी सारे के सारे इलाके गिरा दिए गए, जो मोराल पाकिस्तान का गिरा दिया गया, उसके बारे में कोई आरजू बात नहीं करता है। मतलब सारे के सारे आतंकियों को ढेर कर दिया। हमने वो तस्वीरें देखी जो तस्वीरें कभी कोई सोच नहीं सकता था कि आतंकी के जनाजे में ऐसे पूरा का पूरा पाकिस्तान का अमला खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, वॉर में हम भी ये बात जानते हैं कि नुकसान होता है, चाहे वो तैयारों का हो, जिसे आप कह रहे हैं, जहाजों का हो, कि इसका हो, कि उसका हो, लेकिन असल टारगेट जो था वो भारत ने अचीव किया है। तो लेकिन ये जो बात यहां पर हो रही है कि अब किसी तरह की कोई, वो जो कहते हैं कि मुसलमान मुल्कों को तो साथ खड़े रहना चाहिए था, मुसलमान मुल्क के, लेकिन ईरान और सऊदी अरब में से किसको चुना जाएगा फिर? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में इनको ये पता नहीं है कि जो हमारी, देखिए, एक समय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इतनी मजबूत होती थी आज से 7-8 साल पहले कि वो हमेशा एक साथ खड़ी होती थी। लेकिन आर्टिकल 370 का भी जब निरस्तीकरण हुआ था तब पहली बार था, आपको याद होगा, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी एक संयुक्त रूप से पाकिस्तान को बैक नहीं कर पाई थी। तो ये भी भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति की सफलता है। आप देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे कमर्शियल रिलेशंस हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि तब से जो और प्रधानमंत्री का जो उनके प्रिंस के साथ संबंध है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान वैसे भी मुल्क में, पूरे इस्लामिक मुल्क में जो है एक तरह से अलग थलग पड़ गया। आज कोई पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान की जो मान्यता है, सम्मान है, वो पहले से 10, आज मात्र हो सकता है कि जो पहले थी उसकी 10% रह गई है। तो मेरे ख्याल से भारत की कूटनीति कई लेवल पर काम आई है। पर हाँ, जो दोहरापन रहा है इस्लामिक देशों का, वो भी आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है पूरे मुल्क को, पूरे दुनिया को। और जो हमारी कांग्रेस, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बिंदु ये है अजीज भाई कि जो काम मुस्लिम मुल्क नहीं कर पा रहे हैं वो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ले। क्यों भैया? देखिए रूबिका जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां मुस्लिम मुल्क नहीं कर रहे हैं और हम क्यों कर दें या हम क्यों करें, सवाल ये नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है, मुस्लिम यही मुल्क सवाल आज है। की डेट में किस तरह बंधुआ गुलाम है। सुनिए ना, किस तरह वो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप।
अपने अपने मुल्कों में उन्होंने यूएस बेस बना दिए, यूएस बेस बनवा दिया, वहां क्या नहीं हुआ, अलग अलग जगहों पे क्या क्या नहीं हो रहा है, तो मैं उनसे अपने आप को कंपेयर क्यों करूं? हमारा मुल्क एक अलग है, हम कहीं ना कहीं उन लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा जो टक्कर है, यानी हम किसी के खिलाफ अगर लड़ सकते हैं तो हम हमारे बराबर जो लोग हैं हम उनसे लड़ाई की बात करेंगे। सवाल यह है कि हम उनसे कंपेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी पर बात, हम तो लड़ाई की यहाँ बात पे करते अपने ही हित नहीं की ना बात अजीज है। भाई। हमारा हित हमने क्या कभी है? किसी का पक्ष हमारा- लिया ही नहीं है। आप हम सुनिए। आज की तारीख में क्यों पक्ष लें? क्योंकि आप चाह रहे हैं। देखिए, नहीं, अब पक्ष का सवाल नहीं है। अरे! हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी है ईरान कि हम किसी के का लिए पक्ष अगर हम नहीं दो लेते शब्द बोलते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता होगा कि कि आप ऐसा पूरी होता दुनिया में आया अकेले है। रहेंगे, आप किसी के पक्ष की बात नहीं ऐसा करेंगे। होता सच आया बात नहीं है। करेंगे। नहीं, होता ऐसा नहीं है होगा क्या? कि सच ऐसा बात ही नहीं होता करेंगे। है। रशिया जब यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रहा फॉरेन था, पॉलिसी दोनों के में बीच में जंग आप चल रही सुन थी, लें, रशिया आप सुन लें हमारा रूबिका जी। बेस्टेस्ट ऑफ बडी कहलाता है ना, तब भी हमने मैं एक रशिया का सवाल साथ नहीं पूछूं दिया। इनसे, रूबिका जी। आप एक मिनट मुझे बोलने दें। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है, हमें अपना हित देखना है, कहां से क्या बात करनी है, यही तो फॉरेन पॉलिसी है, यही तो तो हम देख ही कूटनीति रहे है। हैं। तो वही और तो अगर कर इस रहे हैं कूटनीति हम। को हम नहीं निभाएंगे, हम ये देखेंगे कि अरे सुनिए ना, कि यूएई क्या कर रहा है, सऊदी क्या कर रहा है, इजिप्ट क्या कर रहा है, टर्की हमें उससे क्या लेना देना? हाँ, वही मैं कह रही हूं, हमारे हमें हित उससे में क्या क्या लेना है, देना? हमें क्यों हमें किसी क्या का- करना चाहिए। और एक बात आपको अरे बताऊं, हमें उससे क्या लेना सुन देना ले, है? अगर देखिए, मैं कह रहा हूं ना, देखिए लोगों की निगाहें भारत की तरफ रहती हैं, ईरान हो चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, और अगर हमारी तरफ निगाह है तो हमें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। क्या हम बोल रहे हैं हमारी अजीज मौजूदगी भाई? कब दर्ज होगी? क्या है हमें ये कब आपको? लोग अप्रिशिएट करेंगे? अजीज हमें भाई, कब लोग ओके होल्ड आप 27वां रोजा ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप बोलना क्या चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं चल आप शुरू कहां से हो रहे हैं, पहुंच कहां पे रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। तोहिन जी, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? विपक्ष आपसे मांग नहीं, कर रहा है? अब- मेरे तो अभी तक समझ नहीं नहीं, आया। हम क्लियर कर दें। मैं बस इनसे हम ये क्लियर कर जानना दें। चाहता हूँ, हाँ, हम क्लियर मैं जानना चाह इनसे रहे हैं बस आपसे, इतना अजीज भाई। जानना हम क्लियर कर चाहता दें। हूँ कि क्या मैं इतना जानना मैं चाहता वही हूँ बस क्लियर इनसे करना कि चाह क्या ईरान के दूतावास ने ईरान के दूतावास से किसी ने अखिलेश यादव जी को कॉल करके बताया है क्या कि ईरान नाखुश है भारत के स्टैंड से? नहीं बताया ना, क्योंकि ईरान भी जो है जानता है कि ईरान जानता है कि हम उसके साथ है, इजराइल जानता है कि हम उसके साथ है। और यही जो है, देखिए आपको जो एक कॉन्शियस बैलेंसिंग, कॉन्शियस जो है ना, एक माइल्ड कंफ्यूजन भी मैं कह सकता हूं उसको, ये हमारे हित में वर्क कर रहा है। और अगर कोई भी कंट्री जो है इसका बुरा नहीं मान रही, कोई भी कंट्री को ऐसा नहीं लग रहा है एक कि लाइन जो अभी भारत उसके अजीज खिलाफ, खान साहब ने कही, भारत ने उसके ज़ाहत मैं साथ चाहती हूँ नाइंसाफी की है। आप उस पर जरा सा रोशनी डालें। उन्होंने कहा हमें अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है इस वॉर में। देखिए, हर इंडियन को नेशन फर्स्ट रखना चाहिए। हम दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और ना ही हम दूसरों का एजेंडा हमारे मुल्क में चलाएंगे। जब हमारे इस गिलास में पानी पूरा भर जाएगा तो फिर सोचेंगे कि फिर दूसरों की हेल्प की जाएगी कि नहीं की जाएगी। पहले फिल वक्त हम नेशन फर्स्ट पे ही फोकस करेंगे। सिंपल सी बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला अपने को बनना ही नहीं है और दीवाना तो कतई नहीं बनना है। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।